हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका बेसिक हिंदी के नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं प्रगतिवादी युग के बारे में। इससे जो पहला वाला लेक्चर था उसमें हम लोगों ने छायावादोत्तर युग के बारे में देखा था, मतलब कि शुक्लोत्तर युग के बारे में देखा था। उसमें हम लोगों ने देखा था कि शुक्लोत्तर युग की प्रमुख प्रवृत्तियाँ क्या हैं, उनके प्रमुख कवि कौन से हैं और उनकी रचनाएँ क्या हैं, और हम लोगों ने देखा था कि शुक्लोत्तर युग कब से कब तक माना जाता है। तो आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं प्रगतिवादी युग के बारे में कि प्रगतिवादी का युग का शुरुआत कब से हुआ, इसको कब से कब तक माना जाता है, इसके प्रमुख कवि कौन हैं और उनकी रचनाएँ कौन कौन सी हैं। चलिए हम लोग अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों को इस नोट्स को डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर आप लोगों को हमारा ये सारे नोट्स मिल जाएंगे। आप लोगों को टेलीग्राम कहाँ से ज्वाइन करना है, तो डिस्क्रिप्शन में और हमारे यूट्यूब के बायो में यानी कि अबाउट सेक्शन में आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहाँ से जाकर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और ये सारे नोट्स फ्री में PDF इसकी डाउनलोड कर सकते हैं और इसे अच्छे से पढ़ भी सकते हैं। चलिए हम लोग आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं जनक के बारे में, मतलब कि प्रगतिवादी युग किसके नाम पर रखा गया। तो प्रगतिवादी युग का जनक सुमित्रानंदन पंत को माना जाता है कि मतलब प्रगतिवादी युग का नाम सुमित्रानंदन पंत के नाम पर रखा गया, इनके जनक सुमित्रानंदन पंत को माना जाता है। अब सूत्रपात की बात कर लेते हैं तो कई सारे लोग इसको 1938 ईस्वी से लेकर 1943 ईस्वी तक मानते हैं और कई सारे लोग इसको 1936 ईस्वी से लेकर 1943 ईस्वी तक मानते हैं। मैंने यहाँ पर दोनों लिखा है, ज़्यादातर जो सही है वो 1936 ईस्वी से लेकर 1943 ईस्वी तक माना जाता है, क्योंकि छायावादोत्तर युग जो था वो 1938 से शुरू हुआ था, लेकिन उसके साथ साथ में ही प्रगतिवाद युग भी शुरू हो गया था, तो इसलिए ये 1936 ईस्वी से लेकर 1943 ईस्वी तक माना जाता है। तो आप 1936 ईस्वी से लेकर 1943 ईस्वी तक इसे मान सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो सही है वो 1936 ईस्वी से लेकर 1943 ईस्वी तक ही माना जाता है। अब चलिए हम लोग बात कर लेते हैं इसके प्रमुख कवि के बारे में कि इसके प्रमुख कवि कौन कौन से हैं, मतलब कि प्रगतिवादी युग के प्रमुख कवि कौन कौन से आते हैं। तो हमारे जो पहले कवि आते हैं वो आते हैं नागार्जुन, दूसरे कवि जो आते हैं वो आते हैं केदारनाथ अग्रवाल, तीसरे जो आते हैं वो आते हैं त्रिलोचन शिवमंगल सिंह सुमन, चौथे हैं शिवमंगल सिंह सुमन, तीसरे हैं त्रिलोचन, और जो नेक्स्ट आते हो आते हैं रांगेय राघव, और फिर अगले हैं राम कुमार वर्मा जी, और फिर माखनलाल चतुर्वेदी और उदय शंकर भट्ट। ये सारे जो कवि हैं वो हमारे प्रगतिवादी युग के कवि आते हैं। नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, त्रिलोचन, शिवमंगल सिंह सुमन, रांगेय राघव, राम कुमार वर्मा, माखनलाल चतुर्वेदी और उदय शंकर भट्ट जी। अगर आप लोगों से कोई प्रमुख कवि पूछा जाता है तो आप लोग यहाँ पर इन सारे कवियों में से कोई भी 2 या 3 कवियों के नाम लिख सकते हैं। अब हम लोग चलिए देख लेते हैं इसकी प्रमुख रचनाएं कि मतलब कि प्रगतिवादी युग की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हुई। तो एक तरफ मैंने लिखा है रचना और दूसरी तरफ मैंने लिखा है रचनाकार। अब चलिए हम लोग देख लेते हैं कि हमारी रचना कौन है। तो हमारी जो पहली रचना आती है वो मानव किसने लिखा है, माखनलाल चतुर्वेदी जी ने। दूसरी जो हमारी रचना आती है वो आती है युग की गंगा, इसके राइटर कौन है, तो इसके राइटर हैं केदारनाथ अग्रवाल जी। तीसरा जो हमारा आता है वो आता है रूप तरंग किसने लिखा है, रूप तरंग रामविलास शर्मा जी ने लिखा है। चौथा जो आता है वो आता है पिघलते पत्थर किसने लिखा है, रांगेय राघव ने। फिर हमारा नेक्स्ट जो आता है वो आता है प्रलय सृजन किसने लिखा है, शिवमंगल सिंह सुमन। ये रचना इंपॉर्टेंट है प्रलय सृजन वाली, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। फिर चौथे नेक्स्ट जो आता है वो आता है धरती और मिट्टी की बात। ये 2 रचना किसने लिखी है, ये रचनाएं त्रिलोचन जी ने लिखी है। धरती और मिट्टी की बात ये रचनाएं त्रिलोचन जी ने लिखी है। फिर चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट अपने। तो आता है नेक्स्ट हमारा अमृत और विष किसने लिखा है, उदय शंकर भट्ट जी ने। फिर हमारा नेक्स्ट जो आता है युगधारा और भस्मांकुर किसने लिखा है, तो ये नागार्जुन जी ने लिखा है। इसमें भस्मांकुर रचना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर हमारा जो नेक्स्ट आता है वो आता है गुल मेहंदी और आग का आईना किसने लिखा है, केदारनाथ अग्रवाल जी ने। मतलब कि गुल मेहंदी और आग के आईना के राइटर केदारनाथ अग्रवाल जी हैं। और फिर हमारा नेक्स्ट जो आता है वो आता है प्रगतिवाद युग की प्रमुख प्रवृत्तियाँ या फिर प्रगतिवाद युग की प्रमुख विशेषताएं। आपसे प्रवृत्तियाँ भी पूछी जा सकती हैं, विशेषताएं भी पूछी जा सकती हैं, आपको इन्हीं सारी को लिखनी है। अगर आप लोगों से जो 2 या 3 जो भी पूछी जाती है वो आप यहाँ से लिख सकते हैं, इसलिए मैंने 5 लिखा है। तो पहली जो हमारी प्रवृत्ति आती है वो आती है शोषितों का दीनता का चित्रण। मतलब जो लोग शोषण करते थे किसी दूसरे का, उनका जो दीनता थी उसको चित्रण किया जाता था। शोषित लोगों का चित्रण किया जाता था कि जो उनकी दीनता थी, जो उनका शोषण हो चुका होता था। फिर आ जाता है शोषक वर्ग के प्रति घृणा। जो लोग शोषण करते थे, दूसरों का शोषण करते थे, उनसे घृणा की जाती थी। फिर नेक्स्ट जो आता है वो आता है धर्म और ईश्वर के प्रति अनास्था। इस युग में धर्म और ईश्वर यानी कि धर्म और ईश्वर भगवान के प्रति अनास्था थी, मतलब उनको नहीं माना जाता था, उनके प्रति घृणा की जाती थी। फिर नेक्स्ट जो आता है वो आता है नारी चित्रण और क्रांति की भावना। यहाँ पर नारी शक्ति पर जोर दिया गया है, नारी का चित्रण किया गया है, और क्रांति मतलब लोगों के अंदर देशभक्ति और क्रांति की भावना थी। फिर जो अगला आता है वो आता है सामाजिक जीवन का यथार्थ चित्रण।
मतलब कि सामाजिक या मतलब समाज में रहने वाले जीवन के बारे में यथार्थता से चित्रण किया गया था। चलिए इसको जल्दी से देख लेते हैं। शोषितों की दीनता का चित्रण, शोषक वर्ग के प्रति घृणा, धर्म और ईश्वर के प्रति अनास्था, नारी चित्रण एवं क्रांति की भावना, सामाजिक जीवन का यथार्थ चित्रण। ये सारी जो रचनाएं हैं, ये सारी जो विशेषताएं हैं, ये आप लोग याद कर लीजिएगा। ये प्रगतिवादी युग की प्रमुख विशेषताएं हैं। चलिए हम लोग मिलेंगे नए लेक्चर में। नए लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं प्रयोगवाद युग के बारे में, तो उस लेक्चर को देखना ना भूलें। बाकी और इसके पहले के जो लेक्चर आप लोग देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने इसकी प्लेलिस्ट दे दी है, आप वहाँ से जाकर पूरी प्लेलिस्ट पढ़ सकते हैं। और भारतीय युग, द्विवेदी युग के, छायावादी युग, इन सारी रचनाओं को पढ़ सकते हैं, इनके कवियों को पढ़ सकते हैं। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नए लेक्चर में।